मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपसे जरा एक चीज और समझना चाह रहा हूं। एक बार मैं जो हम लोगों ने एक एंटी कांग्रेस वेव 77 में बहुत कस के बना था। उस समय लगा था कि सारी देश की सारी समस्याओं की जड़ इंदिरा गांधी और कांग्रेस है। इमरजेंसी लगी थी, लोगों में माहौल बन गया था। उसके बाद आज के पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1-1.5 साल से, खास करके किसान आंदोलन के बाद एक एंटी बीजेपी माहौल बन रहा है जिस जिस समाज में मैं घूमता हूं। लेकिन बीजेपी बहुत आश्वस्त है, उसको लगता है कि विपक्ष के वोट बिखराव होंगे, वो जो मुझे विनिंग 35-40% के बीच में वोट चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे, ये सब लोग बिखर जाएंगे। आपको क्या लगता है, मुख्य रूप से विपक्षी वोटरों का बिखराव ही बीजेपी की सफलता की कुंजी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और मैं थोड़ा सा अगर इतिहास पर चलूं जी तो प्लीज। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो गैर कांग्रेसवाद की मुहिम छेड़ी थी, और उसमें महत्वपूर्ण ये था कि 1955 में वो डॉक्टर अंबेडकर साहब से पत्राचार कर रहे थे और उनके नेतृत्व में उस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते थे। और उनका एक एजेंडा था, बहुत साफ एजेंडा था। वो एजेंडा था समाजवाद का, वो एजेंडा था दलित और पिछड़ों की उनकी अपनी हिस्सेदारी की। जिसे मैं थोड़ा संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को आखिरी दिन जो भाषण दिया था, उसका निष्कर्ष ये था कि आज राजनीतिक आजादी तो हमको मिल गई है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक आजादी है या सामाजिक समता और आर्थिक समता का जो सवाल है वो अभी जीवित है। उस सवाल को हल किए बिना हम इस लोकतंत्र को, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसे हम मजबूत नहीं बना सकते। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने तो यहां तक कहा था कि अगर ये काम नहीं होता है, सामाजिक समता और आर्थिक समता अगर नहीं प्राप्त करने का प्रयास होता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र बिखर जाएगा, उसका कोई मायने नहीं होगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जिस समय गैर कांग्रेसवाद का जो पूरी मुहिम छिड़ी गई थी, उसका एक एजेंडा था, बिल्कुल साफ एजेंडा था। वो था गरीबी मिटाने का, वो था समता स्थापित करने का, वो था न्याय स्थापित करने का, और मैं उसे कहूं कि एक समाजवाद का सपना था और एक समतावाद का समतामूलक समाजवाद का सपना था। उस एजेंडे पर लोहिया आगे बढ़ते हैं और समूचे विपक्ष का उन्होंने नेतृत्व किया। अंबेडकर साहब तो 56 में ही उनका देहांत हो गया, उस वजह से वो मुहिम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। अकेले मोर्चा लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और उन्होंने विपक्ष को एकजुट करते हुए, बल्कि अकेले मोर्चा लेते हुए उन्होंने तमाम उन मुद्दों को उठाया। नेहरू पर जिस तरह से वो पलटवार कर रहे थे, जो उन पर आक्षेप लगा रहे थे, और कभी कभी तो अतिवाद की हद तक जाते थे, लेकिन एजेंडा बिल्कुल साफ था कि पिछड़े पावे 100 में 60, ये उनका नारा था। इस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक रूप से जिसे आप सफलता कहेंगे वो निश्चित रूप से उनको नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उस इशू को खड़ा किया और आगे चल करके वो मुहिम कांशीराम के यहाँ या मुलायम सिंह के यहाँ, आपके नीतीश कुमार है, लालू है, इनके यहाँ वो राजनीति परवान चढ़ती है। आज का जो मसला है, आज अब हम ये कहते हैं कि एक एंटी बीजेपी गठजोड़ हो रहा है विपक्ष में, तो जहां पर ये चीज असफल होते हुए दिख रही है, उसकी मूल वजह है एजेंडा नहीं होना। कि आप बीजेपी के खिलाफ जब खड़े हो रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी की जो फासिस्ट राजनीति है, बीजेपी ने समूचे विपक्ष को खत्म कर दिया है, वो डेमोक्रेटिक उनका रवैया नहीं है। ऐसे समय पर जब आप एकजुट हो रहे हैं तो आपका एजेंडा क्या है, आपको जोड़ने का सूत्र क्या है, वो सूत्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, किसान आंदोलन चल रहा है, उसके साथ समूचे विपक्ष के लोग खड़े हुए हैं। इसके पहले तमाम आंदोलन और हुए, उनमें भी विपक्ष की भूमिका दिखी। लेकिन महंगाई, गरीबी हो, नोटबंदी हो, इन तमाम सवालों पर विपक्ष दिखे कि साहब वो सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पा रहे। उसकी मूल वजह है एजेंडा नहीं होना। तो मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष एक एजेंडे के साथ आते हैं, वो चाहे बीजेपी की फांसीवादी राजनीति के खिलाफ ही आए, लेकिन एजेंडा तो उनको बनाना पड़ेगा। या आप जो चीजें छूट रही हैं,
धर्म की राजनीति के खिलाफ ही आए, लेकिन आपको वो एजेंडा बनाना पड़ेगा। समस्या ये होती है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं कि साहब हिंदुत्व जो है वो खतरनाक है, लेकिन स्वयं आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हैं। एक पार्टी है वो नहीं चलने की बात करती, तो आपका एजेंडा क्या है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन के साथ अगर आप लोग खड़े हैं तो आर्थिक आजादी के सपने की बात करिए ना, कि आर्थिक समता के सवाल पर हम एक साथ खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर एजेंडा तय होता है तो विपक्ष में जो एकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो एकता ज्यादा मजबूत होगी और वो मुकाबला ठीक से कर पाएंगे। अदरवाइज वो सेंधमारी बीजेपी करती रहेगी, क्योंकि इन तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने निहितार्थ हैं और अपने अपने स्वार्थ भी हैं, तो उनको तोड़ना भी बहुत कठिन नहीं होगा। तो विपक्ष के बिखरने की उम्मीद ज्यादा दिखती है एजेंडा विहीन राजनीति के चलते। मेरा जो बेसिक प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि जो हमारे पुराने, जिनका आपने लिया नाम, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू, लोहिया, ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे थे और इन सब लोगों ने दस्तावेज लिखे हैं। इन्होंने कोई मुंह से नहीं कहा कि औरंगजेब आ गया और सिकंदर आ गया और पोरस आ गया। इनके दस्तावेज हैं जिसको आप कोट करते हैं, आप कहते हैं भाई यहां देख लो ये लिखा है, यहां देख लो ये लिखा है। अब क्या है कि वो चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, कोई हो, ये सब लोग खूब पढ़े लिखे, खूब दस्तावेज लिखे, अपनी कहने की अभिव्यक्ति को कई माध्यम से लिखा। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है इसमें लिखना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। डिग्री को ये अच्छा, ये अच्छी बात मानी जाती है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, नेतृत्व तो आप करिए, लेकिन जब आप हमारा नीति निर्धारण कर रहे हैं तो गरीब से गरीब घर का व्यक्ति भी गांव से चाहता है कि मास्टर साहब जो पढ़े लिखे हो उनके यहां जाके लड़का कुछ सीखे। तो मेरा आपसे मूल प्रश्न फिर से वही है कि जब इन लोगों के पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, लिखित कुछ नहीं है, सब मुंह जबानी है, जिसमें आधा झूठ क्या ज्यादा झूठ कम सच, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो एक अभी आ गया है और ये जो जो विपक्ष की छोटी पार्टियां हैं, सीबी पांडे साहब हैं, बहुत अच्छा लिख पढ़ सकते हैं, लिखते पढ़ते हैं, किताबें लिखी हैं, लेकिन कौन सुनने वाला? तो ये एक एजेंडा का जरा मुझे संकट, जरा रविकांत साहब आप समझाइए। देखिए, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, नेहरू, सरदार पटेल, ये आजादी के आंदोलन में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और उस समय भारत बन रहा है, जिसे नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उस भारत की खोज करते हुए उस भारत को बनाने की प्रक्रिया में हर व्यक्तित्व, इनमें व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्तित्व उस विचार की तलाश कर रहा है जिसके आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण होना है, जिसके आधार पर इस देश का तसव्वुर होगा, जिस देश को आगे बढ़ना होगा उस विचार के आधार पर। और यही वजह है कि गांधी अपनी थीसिस ले आते हैं, जिसे हम गांधीवाद कहते हैं। अंबेडकरवाद एक विचारधारा है, लोहिया की समाजवादी अपनी विचारधारा है, और यहां तक कि सावरकर का अपना हिंदुत्व है। अगर आप देखिएगा, इकबाल का अपना है, जिसके दर्शन के आधार पर पाकिस्तान बनता है। तो उस समय एक आइडियोलॉजी बन रही थी, तमाम विचार बन रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उस बनने की प्रक्रिया में जब देश को आजादी मिली तो हमने उन तमाम विचारों को जो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी थे, जो गैर प्रगतिशील थे, उनको छोड़ा भी। मसलन इकबाल की अगर थ्योरी है तो उसको छोड़ा, सावरकर की थ्योरी को छोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान ने नेहरू की थ्योरी को, गांधी की थ्योरी को, अंबेडकर और लोहिया की थ्योरी को अपने उस एक किताब में, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, उसमें समेटा। उसके जितने भी संविधान सभा के लोग जो है उस अधिकांश विद्वान हैं, और वो विद्वान, बाबा साहब तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और वो जो बनाकर के ले आ रहे हैं उस पर डिस्कशन हो रही है, और वो हफ्तों चलने वाली डिस्कशन थी। चाहे वो भाषा का सवाल हो, कार्यपालिका का सवाल हो, इस देश की व्यवस्था संसदीय होगी कि अध्यक्षीय होगी, ये तमाम सवालों पर जो बहस होती है, उस बहस को समूचे एक भारतीय संविधान में एक तरह से एकत्रित कर दिया जाता है,
और मुझे लगता है कि उसके बाद लोकतंत्र जिस रास्ते चला है उसकी बुनियाद में, उसके केंद्र में भारतीय संविधान आ जाता है। अब आप जिन पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे लोगों में पांडे साहब हो या हमारे साथ सहाय जी हो या जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनकी अपनी वैचारिकी है, अपना दर्शन है, अपनी पढ़ाई लिखाई है, लेकिन वो संचालित कहां से होगी, उसकी अनिवार्य शर्त है भारतीय संविधान। जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनकी भी अनिवार्य शर्त है भारतीय संविधान। अब सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो सत्ता में है या विपक्ष में है, क्या वो संविधान को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। विधायिका के लिए जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, जो चुने हुए हमारे सांसद हैं वो सारे शामिल होते हैं विधान बनाने में, और उनके लिए जरूरी होता है कि उन्हें संविधान की जानकारी हो। सवाल यहां बहुत महत्वपूर्ण यह है कि साहब संविधान उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो उसके बाद रात दिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, पार्लियामेंट को जिस तरह का प्रांगण बना दिया गया है कि वहां आप धार्मिक भावनाओं को जिस ढंग से पेश कर रहे हैं, आप किसी भी विधान को पेश करते हुए आप केवल शोरगुल में उसको करा लेते हैं। किसानों के लिए जो कृषि बिल लाए गए वो आपने कैसे पास कराए, ये क्या मालूम नहीं है लोगों को। तो आप जो लगातार उन जो विधान है उनका वायलेशन जो लगातार आप रोज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें चाहे पढ़े लिखे हो चाहे गैर पढ़े लिखे, वो लगातार उस तमाम वैचारिकी को जो हमारे संविधान में है उसका वायलेशन रात दिन कर रहे हैं, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब रही बात यह है कि उसमें है कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत बिल्कुल नए लोग आ रहे हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, जो वहां से नया डिस्कोर्स भी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि संविधान कोई स्थूल चीज नहीं है कि साहब संविधान में जो कुछ लिखा है उसी तरह से चलेगा। संविधान में उसी समय के बाद तमाम परिवर्तन भी हुए हैं, वो समय के साथ होने चाहिए, जरूरी भी है। अब नए डिस्कोर्स में मान लीजिए किसान का प्रश्न है, आदिवासियों का प्रश्न है, उनके जल जंगल जमीन का प्रश्न है, दलितों के सामने कुछ नए प्रश्न आ रहे हैं, स्त्रियों की आजादी का सवाल है, उनके आरक्षण का सवाल है। तो इन प्रश्नों पर आप नए सिरे से डिस्कोर्स पैदा करेंगे, और ये वही कर सकते हैं जो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, जिन्हें अपनी परंपरा की वैचारिकी का ज्ञान है, जो गांधी नेहरू इन सबको पढ़े हैं, जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा है, जिन्होंने लोहिया को पढ़ा है, तभी तो आप डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब राजनीति पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये जो सवाल उठा रहे हैं मुझे लगता है कि बेमानी है, कोई मतलब नहीं है। आप कितने पावरफुल हैं, आपके पास मनी कितनी है, मसल पावर कितनी है, कितना आप मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, कितना आप बरगला लेते हैं लोगों को, इससे राजनीति होती है। राजनीति पढ़े लिखे लोगों की अवस्था नहीं रह गई।